ठीक है। तो यूनिट सेकंड का अपना लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है कि यहाँ से तो कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 8 नंबर का कुछ भी हो जाए यहाँ से तो आना ही, 8 नंबर में भी आएगा और 3 नंबर में भी आएगा, बिल्कुल कंफर्म आता है क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ी रहेगी हल्की सी, बाकी की जो छोटी छोटी थी 5 मिनट की, हल्की सी शायद 10-1 मिनट की हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे चालू करते हैं। तो इसमें फाउंडेशन है ये चैप्टर। ठीक है, तो फाउंडेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन क्या होती है। तो उसकी तो डेफिनेशन बतानी है, इसकी टाइप शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो को हिंदी में उथली या छिछली भी बोलते हैं और डेप को गहरी। तो यदि नींव की जो गहराई है वो चौड़ाई से कम है या चौड़ाई के बराबर है, मतलब चौड़ाई अधिक है गहराई से, यदि चौड़ाई अधिक है गहराई से तो नींव होगी शैलो, और यदि गहराई अधिक है चौड़ाई से तो नींव हो जाएगी डीप। ठीक है, अब हमें शैलो के प्रकार पढ़ने हैं कि शैलो के हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं कि शैलो फाउंडेशन को समझाते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करो। ठीक है, तो देखिए इसका राफ्ट और मैट नींव, फर्शी नींव, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड जिसको बोलते हैं फैलाव नींव, ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि हो सकता है कि 8 नंबर में इनमें से कोई एक पूछ ले वाले, पूरे टाइप में पूछे 8 नंबर में। इसका राफ्ट की पूरी पूरी संभावना है आने की, ये आ सकता है, तो इनको दो को तो अच्छे से पढ़ जाना। तीसरी होती है तुम्हारी ग्रिलेज, चौथी होती है वॉल फुटिंग। तो वॉल फुटिंग भी दो प्रकार की होती है, स्टेप्ड और सिंगल वॉल, और पांचवी है तुम्हारी कॉलम में। ठीक है, तो इन पांचों को तो पढ़ना है अच्छे से, लेकिन इनकी ध्यान रखना है इनके चित्र डायग्राम, भले इनकी थ्योरी थोड़ा कम पढ़ो लेकिन डायग्राम तो मस्ट भी कंपलसरी है कि अच्छे से पढ़ के जाने, इनके चित्र तो अच्छे से याद करके जाने। ठीक है, तो हम राफ्ट नींव से चालू करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। तो क्या करेंगे, जैसे अब क्या आइसोलेटेड से, तो राफ्ट से पहले एक बार आइसोलेटेड समझ लेते हैं, उसके बाद हम राफ्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, आइसोलेटेड तो क्या अलग अलग कॉलम के लिए बनाई गई नींव को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड नींव कहते हैं, कि मतलब पृथक पृथक स्तंभों का भार वितरित करने के लिए बनाई गई एकांकी नींव, कोई क्या कहते हैं, एकांकी नींव कहते हैं इसको हिंदी में। इसके 3 नाम है, एकांकी, फैलाव या वितरित। तीनों में से कोई सा भी नाम पूछ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो ये स्टेप्ड और सिंपल दोनों प्रकार की हो सकती है। इसकी आकृति वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार हो सकती है, मतलब 3 प्रकार की हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है या वृत्ताकार हो सकती है, और अलग अलग कॉलम का भार वहन करने के लिए बनाई जाती है। अब बात आती है इसके डायग्राम की, किसका डायग्राम क्या है। ठीक है, तो इसका तो पता चल गया हमें, तो इसके डायग्राम को और देख लेते हैं, मैं इसको डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसका डायग्राम है आइसोलेटेड और कॉलम का, ये आपको बना हुआ है, इसका ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसका प्लान है और ये इसका एलिवेशन। तो ये तीनों डायग्राम हमें उसमें बना के आने हैं। ठीक है, तो डायग्राम, क्योंकि मेन चीज डायग्राम की नंबर है, थ्योरी वाले थोड़ा कम लिखो लेकिन डायग्राम पूरे बनाने। तो आइसोलेटेड पता चलेगा कि अलग अलग कॉलम का भार वितरित करने के लिए जो हम नींव बनाएंगे उसी को बोलेंगे आइसोलेटेड। अब आते हैं राफ्ट पर। तो जैसे अगर मैं अलग अलग कॉलम के लिए नींव बना रहा हूँ, जैसे मेरी टोटल एरिया है, तो इधर मैं अलग अलग कॉलम के लिए कोई नींव बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मेरी आइसोलेटेड बननी है, यहाँ आइसोलेटेड है, यहाँ, तो जो मेरे को आइसोलेटेड नींव बनाने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी, तो यदि खुदाई किए जाने वाले एरिया, जैसे मुझे यहाँ खुदाई करनी है, यहाँ खुदाई करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, तो खुदाई किए जाने वाला एरिया यदि मेरा टोटल एरिया के 50% से अधिक है, खुदाई किए जाने वाला एरिया यदि मेरे टोटल एरिया से 50% से अधिक है, तो मैं कौन सी नींव डालूंगा, राफ्ट नींव डालूंगा। और इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है राफ्ट नींव का, 2 कंडीशन में और हो सकता है। पहला कौन सा है कि यदि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम हो और उसका जो मृदा का वितरण हो सभी जगह समान नहीं हो, तो मैं राफ्ट नींव डालता हूँ। इसमें क्या करते हैं, पूरी में ही हम कंक्रीट की लेयर बिछा देते हैं, पूरे उस पर जमीन खुदाई करके पूरे में कंक्रीट की लेयर बिछा देते हैं, फिर वहां बीम्स लगा देते हैं और उनके बीच में से हम कॉलमों को खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो राफ्ट नींव हो गई। दूसरा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं तुमसे, इसके तीनों पॉइंट, यदि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम हो तो कौन सी डाली जाती है, राफ्ट नींव डाली जाती है। सॉइल का व्यवहार असमान नहीं हो तो कौन सी डाली जाती है, राफ्ट। दलदली मृदाओं में भी किसका प्रयोग किया जाता है, दलदली मृदाओं में तो भी राफ्ट का किया जाएगा, दलदली मृदाओं में भी। ठीक है, और दूसरा कि यदि जो हमारा खुदाई किया गया एरिया 50% से अधिक है, कुल एरिया का 50% अधिक है, तो कौन सी डाली जाती है, राफ्ट। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बात आती है इसके डायग्राम की, तो ये तुम्हारा इसका डायग्राम है दोनों, एक ये रहा पहले इसका प्लान व्यू और फिर इसका आइसोमेट्रिक व्यू, दोनों इसके डायग्राम बना के आने। मेन चीज डायग्राम के दोनों नंबर है, तो दोनों ही डायग्राम आपको बना के आ जाने। ठीक है, चलिए अब थर्ड पर आते हैं, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, तो कंबाइंड फुटिंग में हमने देखा था कि जैसे कॉलम फुटिंग हम डाल रहे हैं, तो 2 कॉलम अगर इतने पास पास हो कि उनके लिए कंबाइंड फुटिंग डालना पॉसिबल नहीं है। 2 कॉलम यदि मेरे बिल्कुल पास पास हो, कि कभी कभी 2 कॉलम किसी संरचना में इतने पास पास होते हैं कि उनके लिए अलग से आइसोलेटेड नींव बनाना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कंबाइंड फुटिंग का यूज किया जाता है। इनके लिए यदि मैं आइसोलेटेड नींव बनाऊंगा तो एक दूसरे को काटेंगी, मैं बना ही नहीं सकता, इतनी जगह ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी डालूंगा, कंबाइंड फुटिंग का प्रयोग वहां पे किया जाएगा। अब इसकी आकृति 2 प्रकार की हो सकती है, ये जो आकृति है इसकी, या तो समलंबाकार होगी या आयताकार होगी। आयताकार इसकी आकृति कब होगी, कि जब दोनों कॉलमों का भार समान है तो इसकी आकृति में आयताकार बना दूंगा, और यदि दोनों कॉलमों का भार असमान है तो इसकी आकृति समलंबाकार होगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख सकते हैं हम, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो तुम्हें ये आकृति दिख रही है, आयताकार है इसकी, यहाँ पर ये बीच में दोनों कॉलम है इसकी।
इन दोनों कॉलमों का भार समान है, ठीक है। यहाँ इसकी आकृति दिख रही है, समलंबाकार है, यहाँ इसके दोनों कॉलम अलग अलग है। तो जहां इसकी भुजा छोटी होगी इस वाले कॉलम का भार कम होगा और इस वाले कॉलम का भार अधिक होगा। तो जहां कॉलम का भार अधिक है वहां भुजा बड़ी रखी जाएगी और जहां कॉलम का भार कम है वहां भुजा छोटी रखी जाएगी। तो ये दोनों डायग्राम बना के आने। तो यहाँ हमारी कंबाइंड फुटिंग भी होगी। थर्ड आती है हमारी वॉल फुटिंग, ठीक है। हम आते हैं वॉल फुटिंग पर। तो हमने कंबाइंड फुटिंग में पढ़ा था कि अलग अलग कॉलमों का भार वितरित करने के लिए जो नींव बनाई जाती है उसको कॉलम फुटिंग कहते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। अब आती है वॉल फुटिंग क्या है तुम्हारी। तो वॉल फुटिंग में हम पढ़ेंगे कि जो तुम्हारे अलग अलग दीवार का भार वितरित करने के लिए, अलग अलग दीवार है, हर प्रकार के दीवार का भार वितरित करने के लिए जो नींव बनाई जाएगी उसको हम बोलेंगे वॉल फुटिंग, ठीक है। तो वॉल फुटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा स्टेप। यदि तुम्हें कम भार और अस्थायी संरचनाओं के लिए, अस्थायी दीवारों के लिए बनानी है तो सिंपल, और अधिक बार और स्थायी संरचना बनानी है तो स्टेप। तो स्टेप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ जाना, 3 नंबर में अलग से पूछ सकता है और इसका डायग्राम भी पूछ सकता है 3 नंबर में स्टेप को, ठीक है। तो इन दोनों की डायग्राम में तुम्हारे लिए दिखा देता हूँ, स्टेप्ड के और उसके सिंपल वॉल फुटिंग। तो ये देखिए दोनों डायग्राम, ये तुम्हारा सिंपल वॉल फुटिंग का है और ये स्टेप्ड का। इसमें तो केवल एक ही खसका लगा था, इसको हम खसके बोलते हैं। इसमें 3 या 4 तुम्हारे 2 से अधिक खसके दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों डायग्राम है जो तुम्हें पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगले पर आते हैं ग्रिलेज। तो देखिए जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो तो और मृदा में रेतीले कॉलम द्वारा अधिक भार वितरित करने के लिए ग्रिलेज का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्या है, ये स्टील की बनी हुई होती है, ये स्टील से बनी होती है, स्टील की कॉलम से बनी होती है, स्टील के कॉलम होते हैं इसमें, ठीक है। तो जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वहां पर लोड बहुत ज्यादा हमें स्थानांतरित करना हो तो वहां पर हमें ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि कब कब यूज करेंगे, ये उसकी पूरी कंडीशन है चारों। इन चारों कंडीशनों को आप पढ़ सकते हो, ए बी सी डी चारों कंडीशन पढ़ ली और उसके बाद इसका ये डायग्राम देख जाओ। मेन चीज डायग्राम मस्ट है, डायग्राम करके जाना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा जो शैलो फाउंडेशन है वो पूरी खत्म हो गई। अब हम आते हैं डीप फाउंडेशन पर, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन में तुम्हारी सबसे पहले है 3 प्रकार की होती है, पाइल, पियर और केसिन। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइल की। तो पाइल क्या होता है, एक बेलनाकार स्तंभ होता है जो कि स्ट्रक्चर के लोड को अधिक गहराई तक ट्रांसफर करता है, में सक्षम होता है। अधिकतर सामान्यतः मैं पाइल फाउंडेशन का ही प्रयोग करता हूँ क्योंकि पाइल का एक बेलनाकार स्तंभ है जो स्ट्रक्चर के लोड को अधिक गहराई तक ट्रांसफर करने के लिए सक्षम होती है। अधिकतर में पाइल फाउंडेशन का ही प्रयोग किया जाता है मोस्टली, ठीक है, सामान्यतः और सभी जगह पर। तो पाइल फाउंडेशन में क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। तो मुझे वर्गीकरण में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल नाम पढ़ने। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो फंक्शन में कौन कौन सी होती है, एंड बियरिंग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम, कंपोजिटिंग, बेटर, अपलिफ्ट और शीट पाइल। और ये फेंडर और एनकोर। दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसमें कंक्रीट पाइल, टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, कंपोजिट। कंक्रीट भी 2 प्रकार की, कास्ट इन सिटू और प्री कास्ट। ओनली नाम, ओनली नेम, इतना ही पढ़ना है बस। डेफिनेशन इनके अंदर नहीं पढ़ना, इनके अंदर का नहीं पढ़ना, इनमें से किसी के भी अंदर का नहीं पढ़ना है तुम्हें, केवल इतनी ही इसको इंडेक्स को याद रख लेना है बस। तो ये पाइल फाउंडेशन क्लियर। अब आते हैं हम पियर वाली पर। पाइल का हम आ जाते हैं अपने पे पियर पर, देखेंगे पियर के बारे में। पियर तो वैसे भी छोटी सी है तुम्हारी, पियर में ज्यादा है नहीं। तो ये है तुम्हारी पियर, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो पियर होते हैं कि जो तुम्हारी यदि रेतीली सॉइल होती है तो रेतीली सॉइल में हम पियर फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं कि यदि भवन बनाने वाली जगह रेतीली है, कुछ गहराई तक रेतीली और उसके बाद दृढ़ आधार उपलब्ध हो तो हम पियर फाउंडेशन का उपयोग करेंगे। जो पियर फाउंडेशन होती है ये क्या है, थोड़ी इसमें क्या है, जो स्तंभ का यूज करते हैं उसका आकार क्या है, पाइल की तुलना में बड़ा होता है। तो जिसकी आकृति होती है तो वृत्ताकार होगी या वर्गाकार होगी। यदि इसकी आकृति वृत्ताकार है तो इसका जो व्यास होगा वो होगा 60 सेंटीमीटर, और यदि इसकी आकृति वर्गाकार है तो जो इसकी भुजा होगी उसका कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर की या इससे बड़ी होगी। इससे कम नहीं होनी चाहिए, बड़ी हो सकती है, ठीक है। और ये 2 प्रकार की हो सकती है, मेजनरी कंक्रीट और ड्रिल्ड पाइल। तो ये पाइल क्लियर। अब आते हैं हम केसिन पर, ठीक है। तो ये आ जाए केसिन। तीनों प्रकार थे, तीसरे में हमें केसिन। तो केसिन का यह है एक फ्रांसिस वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, बॉक्स। इसकी आकृति गोलाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार आदि हो सकती है और इसकी जो गहराई होती है वो थोड़ी कम होती है। इसकी गहराई हम थोड़ा सा कम रखते हैं पे केसिन की। और मोस्टली केसिन का प्रयोग क्या किया जाता है, कहाँ पर डाली जाती है केसिन लीव, कि जैसे मान लो हमारा कोई पानी है, पानी हमें खाली करना है वहां पे और जब नींव की खुदाई करनी है तो केसिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पानी वाले क्षेत्रों में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है केसिन का। तो ध्यान रख लेना, पानी वाले क्षेत्रों में अधिकतर केसिन ही डाली जाएगी। अब केसिन तुम्हारी कितने प्रकार की हो सकती है, देखो पहले होती है तुम्हारी बॉक्स केसिन, दूसरी ओपन केसिन और तीसरी पेन्यूमेटिक केसिन। ओपन केसिन को हम वेल फाउंडेशन भी बोलते हैं। बेटा ये मोस्ट है, इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना। ओपन केसिन या वेल फाउंडेशन, ये 3 नंबर में भी अलग से पूछ सकता है, 3 मार्क्स में अलग से पूछ सकता है, अलग से आ सकती है, ठीक है।
ओपन या वेल के नाम से, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, हो सकता है तुम्हें वेल फाउंडेशन के नाम से दे दे, ओपन के नाम से ना ले। तो बॉक्स केसिंग, तो डिब्बा कैसा होता है, नीचे से तो बंद होता है, ऊपर से खुला होता है, तो ऐसे ही टॉप से ये जो वो जो केसिंग जो टॉप से खुले और बॉटम से बंद होने हम बॉक्स केसिंग कहते हैं। और ये किसके बने होते हैं, लकड़ी, आरसीसी, कंक्रीट, स्टील आदि के बने होते हैं। और पानी में 10 मीटर की गहराई तक इसका प्रयोग किया जाता है। यदि 10 मीटर की गहराई है तो इसका प्रयोग किया जाता है, सदी गहराई के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमेशा बॉक्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, हमेशा पानी के अंदर नींव बनाने के लिए। हमेशा केसिंग फाउंडेशन पानी के अंदर ही काम करेगी, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा ओपन केसिंग, तो ये क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों से ही खुले रहते हैं, क्लियर हुआ। अब आता है पेनोमेटिक, तो पेनोमेटिक क्या होता है, बॉक्स का उल्टा, टॉप से तो बंद रहेंगे और बॉटम से खुले रहेंगे, ठीक है। तो वेल के ओपन को अच्छे से पढ़ जाना है, पेनोमेटिक में नहीं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन ओपन केसिंग को तुम्हें अच्छे से पढ़ जाना है, इसको नहीं छोड़ के जाना है। ओपन को पूरा, इसमें पूरा जितना लिखा है वो ओपन में पूरा पढ़ जाना है। पेनोमेटिक और इनमें केवल डेफिनेशन पढ़ जाना है इनकी, पूरा नहीं पढ़ के जाना, पूरा लिखा है वो नहीं पढ़ना, केवल डेफिनेशन पढ़ लेना बॉक्स की और पेनोमेटिक की, ठीक है। तो आता है तुम्हारा कॉफर डैम। अगले आते हैं हम कॉफर डैम पर। तो ये क्या है, नदी नालों आदि में मतलब क्या है, जैसे मुझे नींव बनानी है तो वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, तो पानी को खाली करने के लिए जो अस्थायी संरचना बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉफर डैम कहते हैं। तो ये क्या है, कॉफर डैम जल रोधक होना चाहिए, मतलब इसके क्या है, ताकि जैसे हम नींव बनाए तो नींव में पानी वानी ना चला जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉफर डैम तुम्हारे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पैटर्न डैम, इसके जो टाइप्स हैं ये नाम लिखे हुए हैं, नामों को पढ़ गए, और कॉफर डैम की केवल डेफिनेशन 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कॉफर डैम का, क्लियर हुआ। अब क्या हो गया कि मतलब नींव में कहीं मैं नींव बना रहा हूँ, वहाँ पानी वानी भरा हुआ है, तो पानी रहित करने की प्रक्रिया, मतलब पानी रहित करने के लिए जो अस्थायी संरचना हो जाती है उसको बोलते हैं कॉफर डैम। और पानी रहित करने की प्रक्रिया जो होती है, इसको जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच, नींव खाइयों में इसको जलमुक्त करना। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम मान लो काम कर रहे हैं, गहराई पर पहुंचे तो गहराई पे पानी निकल जाता है, तो पानी निकल गया तो काम में बात आएगी, तो उस पानी को हटाना वहां से, वो क्या जाएगा तुम्हारा, वो मतलब मेक वो डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच, डी वाटरिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी कुछ ये विधियां हैं जो इसमें